जदयू ही चुनाव लड़ते आ रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जदयू ही वहाँ चुनाव लड़ेगी। हमको विश्वास है कि टिकट हमको मिलने जा रहा है, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका सभी सब जाति का नाम लिए सभी जाति में स्वीकार हूँ। मैं भूमिहार हूँ और मेरे लिए गर्व के विषय है कि मैं भूमिहार हूँ, लेकिन मुझे किसी जात से एलर्जी नहीं है। हर जाति के लोग को मैं अपना भाई समझता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर सकूं जहानाबाद विधानसभा में, और जो भी काम करने के लिए इच्छुक लोग हों उनको काम मिले। शराबबंदी से इतना लाभ है कि कहीं आपको शराब पिए हुए लोग सड़क पर गुंडागर्दी करते नजर नहीं आएंगे, किसी के साथ बदसलूकी करते नजर नहीं आएंगे। तो आदमी शराब चखा ही नहीं तो खैर शराब कैसे खोजेगा। बस यही लाभ है। नीतीश बाबू का सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है राजस्व का, फिर नीतीश बाबू लाभ नहीं देख करके एक कानून लगाए हुए हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को वो चयन करें, किसी सिर्फ इसके लिए चयन नहीं करें किसी प्रत्याशी को कोई एमपी और विधायक के बेटे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशी और वादों को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ भी एनडीए से जदयू और भाजपा के कई कैंडिडेट के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक हैं निरंजन केसर प्रिंस, जो हमारे साथ हैं। आज उनसे बात करेंगे, हम जानेंगे क्या समीकरण है क्षेत्र में, क्या माहौल है। तो निरंजन जी, सबसे पहले बताइए कि पार्टी की क्या तैयारी है क्षेत्र में चुनाव को लेकर इस बार। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, प्रणाम। और पार्टी हमारे नीतीश कुमार हर क्षेत्र में काम करते हैं और उनका विकास हर जगह हो रहा है। इससे बड़ी तैयारी और क्या हो सकती है। तो ये जैसे जहानाबाद में फिलहाल तो राजद के विधायक हैं, तो एनडीए से कौन सी पार्टी को टिकट मिलने की, मतलब सीट वो मिलने के चांसेस हैं, आपको क्या लगता है? 2005 के जो फरवरी में चुनाव हुआ था तो वहाँ भाजपा अपना उम्मीदवार दिया था और उसके बाद भाजपा को बहुत कम मत आया था उस समय से हमारा जदयू पार्टी वहाँ चुनाव लड़ते आ रही है। और 2015 में जब नीतीश बाबू गठबंधन में थे लालू जी के साथ, तो उस समय हमारा उम्मीदवार नहीं थे। मुद्रिका बाबू जो स्वर्गीय अभी हैं वो चुनाव लड़े थे राजद के टिकट पर और विजय हुए थे। लेकिन बाकी हर बार जदयू ही चुनाव लड़ते आ रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जदयू ही वहाँ चुनाव लड़ेगी। तो इस बार जदयू के 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से एक आपका भी है। तो आपकी खुद पर्सनल लेवल पर क्या तैयारी है? जी, मैं फितरत से सोशल हूँ और सरल हूँ, सहज हूँ। यही मेरी तैयारी है, जो मेरा व्यक्तित्व है, मेरा चरित्र है। उसके साथ मैं सब समय अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। अब पार्टी अगर हमको टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। अब बाकी जो हाईकमान का निर्णय होगा, गठबंधन के जो भी उम्मीदवार आएंगे उनका मैं विरोध नहीं करूंगा। मैं तन मन धन से उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं चुनाव लड़ूं अथवा कोई और लड़े, मेरी पार्टी चुनाव लड़े या गठबंधन के कोई और दल चुनाव लड़े, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय अंतिम होगा, मेरे लिए सहज होगा, मान्य होगा। मतलब अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। जो पार्टी का निर्णय हो? बिल्कुल नहीं। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं क्यों निर्दलीय लड़ूंगा। चलिए, तो चुनाव की बात हो गई। अगर आपके राजनीतिक सफर की बात करें तो आपकी राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? क्या सोचकर राजनीति में एंटर, कहाँ से आए? इंटर करने के बाद मैं दिल्ली गया, रामदास कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ मैं पढ़ाई किया हूँ। वहीं से मैं बीए प्रतिष्ठा हिंदी विषय से किया हूँ और वहीं से एमए भी किया हूँ। मैं वहाँ छात्र राजनीति में था और वहाँ का महासचिव भी रहा हूँ 96-97 में। महासचिव किस चीज का? दिल्ली विश्वविद्यालय का। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय, रामदास कॉलेज। अच्छा, कर रहा हूँ 96-97 से था जी? कोई पार्टी से नहीं था। अच्छा। मैं कांग्रेस के भी दोस्त मेरे थे और एबीवीपी के भी थे। तो एबीवीपी से मेरा ज़्यादा जुड़ाव था भाजपा के साथ। बाकी कोई पार्टी लेवल पर चुनाव वहाँ नहीं होता था, मतलब कॉलेज लेवल में। अब विश्वविद्यालय में होता था, तो विश्वविद्यालय से मैंने चुनाव नहीं जीता हूँ। मैं रामदास कॉलेज में महासचिव के पद पर था 96-97 में। बहुत रिकॉर्ड बहुत से चुनाव जीता था। उस समय से राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। फिर यहाँ आया तो सामाजिक कार्यों में लगा रहा। बिहार में कब से शुरू हुआ, क्या हुआ ना, कैसे? पढ़ाई खत्म हुआ 2000 में मैं बिहार में 5 साल बाद 99 में कर लिया। 2000 से यहाँ अपना काम धंधा भी शुरू किया
और 2005 नीतीश बाबू आ गए तो बहुत बिहार में विकास हुआ। और मेरा जो पेशा है सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क का, तो यहाँ काम बढ़ गया और मेरी तरक्की हुई। नीतीश बाबू से पर्सनली ऑब्लाइज में हूँ कि उन्होंने पहले झारखंड में काम करा था 2000 से 2005 तक, और फिर बिहार में काम दिए और सबको काम दिए, तो हमको भी काम मिला। और जो आदमी प्रगतिशील था वो ज़्यादा प्रगति किया। अब बिहार में चुनाव की बात करें तो यहाँ जाति एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और अगर जहानाबाद सीट देखें जिस पे आपकी दावेदारी है, तो वहाँ यादव जीतते आ रहे हैं काफ़ी समय से, और आप भूमिहार समाज से आते हैं, तो टिकट मिलने के चांसेस कितने हैं? हमको विश्वास है कि टिकट हमको मिलने जा रहा है, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका सभी, सब जाति का नाम लिए सभी जाति में स्वीकार हूँ। मेरे दोस्त, मेरे साथ चलने वाले हर जाति के लोग हैं। यही मेरी सफलता का राज है, क्योंकि मैं बहुत जातिवादी नहीं हूँ और किसी एक जात का मैं भूमिहार हूँ, और मेरे लिए गर्व के विषय है कि मैं भूमिहार हूँ। लेकिन मुझे किसी जात से एलर्जी नहीं है। हर जाति के लोग को मैं अपना भाई समझता हूँ और वो भी मुझे अपना भाई समझते हैं। इस चलते चुनाव ऐसा ही व्यक्ति जीतेगा जिसको हर जाति में, हर धर्म में स्वीकारता हो। चलिए, मान लीजिए पार्टी ने आप पे भरोसा दिखाया, जनता ने भी दिखाया और अब चुनाव जीत गया, तो क्षेत्र के लिए सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? सबसे देखिए, सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में बहुत काम हो चुका है। 250 लोगों की बसावट तक सड़क पर हो चुका है। बिजली 22 घंटे हर गांव में है। तो सड़क, शिक्षा, बिजली नीतीश बाबू पहुंचा चुके हैं। लेकिन रोजगारी की समस्या अभी भी है। बहुत पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, जिसके लिए बिहार से पलायन हो रहा है। तो मेरी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर सकूं जहानाबाद विधानसभा में, और जो भी काम करने के लिए इच्छुक लोग हों उनको काम मिले। जैसे अब शराबबंदी पर एक सवाल, क्योंकि जब हम जहानाबाद गए थे तो काफी लोगों से बात होने पे पता चला कि उनका कहना था कि बिहार में शराब बंद नहीं हुई, शराब महंगी हो गई है, शराब हर जगह मिल रही है। देखिए, जो कोई कानून बनता है तो उसका पक्ष विपक्ष दोनों रहता है। शराबबंदी से इतना लाभ है कि कहीं आपको शराब पिए हुए लोग सड़क पर गुंडागर्दी करते नजर नहीं आएंगे, किसी के साथ बदसलूकी करते नजर नहीं आएंगे। कोई भी महिला कभी भी बाजार में निकल सकती है, कोई शराबी उसको टोकने वाला नहीं है। ये शराबबंदी का लाभ हुआ। अब शराब मिल जाता है तो 302 कानून है कि किसी की हत्या करने के बाद आपको आजीवन कारावास मिलेगा या फांसी हो सकता है। फिर भी हत्याएं हो रही हैं, तो क्या हत्या कानून बंद कर दिया जाए? नहीं ना। उस तरह से शराबबंदी अगर है तो उसका पक्ष ये है कि शराब अगर बिकता है तो बहुत कम मात्रा में बिकता है, शराब लोग पीते हैं तो बहुत कम मात्रा में पीते हैं, और पुलिस गिरफ्त में आते हैं तो उनको जो कानून बना हुआ है उसके अंतर्गत उनको सजा मिलती है, वो जेल जाते हैं। और आगे से अभी जो जनरेशन पहले से शराब पीता था, जिसको आदत लगा हुआ है, वो किसी न किसी प्रकार से शराब उपलब्ध करके पी रहा है। जब शराब नया जनरेशन को मिलेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, तो शराब को लत लगेगा नहीं, तो आगे इसका भविष्य में बहुत लाभ होगा। जब जो आदमी शराब चखा ही नहीं तो खैर शराब कैसे खोजेगा? बस यही लाभ है। नीतीश बाबू का सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है राजस्व का, फिर नीतीश बाबू लाभ नहीं देख करके एक कानून लगाए हुए हैं। इसके लिए महिलाओं और भविष्य के बच्चों का बहुत लाभ हो रहा है, और वो नीतीश बाबू को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, जिसके चलते नीतीश बाबू 20 साल से सत्ता में है। चलिए, एक आखिरी, अगर जहानाबाद की जनता से आपको कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? एक राजनीतिक कार्यकर्ता को वो चयन करें, किसी सिर्फ इसके लिए चयन नहीं करें किसी प्रत्याशी को कोई एमपी और विधायक के बेटे रहे हैं। कार्यकर्ता का मनोबल को बढ़ाएं। सभी लोग, आम लोग को चयन करें, जो किसी शिक्षक का बेटा हो, किसी किसान का बेटा हो, किसी बेरोजगार का बेटा हो। सिर्फ एमपी का बेटा होना ही विधायक बनने के लिए कैटेगरिया को नहीं फिट रखें कि पहले से जो फलना बाबू के बेटा हैं तो चिलना बाबू का बेटा हैं वही विधायक बनेंगे। बस इसके लिए उनसे चाहेंगे कि किसी को चयन करें, किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका दें।